हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। स्वागत है आपका एक नए सेशन में। और इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द कंप्लीट वट एवर वी हैव स्टडीड। अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो हम कंप्लीट जो जिसको हम कहते हैं नोट मेकिंग। आज आपको एग्जैक्टली पता चलेगा हाउ वी कैन मेक नोट्स एंड व्हाट नोट्स है क्या, है ना। अब बहुत कन्फ्यूजन रहती है कि क्या नोट्स है, तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि नोट्स का मतलब क्या होता है। एक्चुअली कैटेगराइज्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड इंफॉर्मेशन को हम नोट्स कहते हैं, ठीक है। तो वो कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन में एक ही जितना भी हमने पार्ट नंबर 1 अभी तक खत्म किया है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री का, और उसको हम 20 to 30 मिनट्स में रिवाइज कर सकते हैं जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ। और ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी रेलेवेंट फॉर एग्जामिनेशन एंड सफिशिएंट फॉर एग्जामिनेशन। आपको इसके अलावा इन टॉपिक्स के लिए, इस सिलेबस के लिए अभी तक जितना हमने कवर किया है और कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ना ही कोई NCERT पढ़ने की ज़रूरत है, ना ही कोई रेफरेंस बुक पढ़ने की ज़रूरत है। हर छोटी से छोटी एंड बड़ी से बड़ी जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन है, जो इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, वो आपको प्रोवाइड की गई है यहाँ पे। एंड पीछे की वीडियोस आप जरूर देख लीजिएगा जिसमें मैंने डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। और अगर आप ऑलरेडी इन टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं तो जस्ट वॉच दीज वीडियोस, ओनली दिस वीडियो, एंड यू विल रिवाइज एवरीथिंग। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमने सिलेबस को कैसे कैटेगराइज किया है, कैसे ऑर्गेनाइज किया है। बिकॉज सिलेबस को कैटेगराइज एंड ऑर्गेनाइज करने का मतलब है वी have complete our 25% of preparation. So let's begin how we have divided the syllabus. Okay, so ancient Indian history, which is a subject, is divided into 4 parts. And उसमें से first part पिछली वीडियो में मैंने ये डिस्कस किया था, और ये जो सिलेबस है मैंने इसके लिए एक अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। So you must watch those videos because सिलेबस को समझना, सिलेबस को कैटेगराइज करना इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। और जो चीज आपको सबसे पहले करनी चाहिए वो यही है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले सिलेबस वाली वीडियो देखनी है एंड देन यू वॉच दीज वीडियोज। सो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री विच इज अ सब्जेक्ट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट जिसमें से जो हमने कंप्लीटली डिस्कस कर लिया है विच इज स्टोन एज एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक पीरियड। सो इसमें 3-4 टॉपिक्स हैं। इस पार्ट नंबर 1 को हमने डिवाइड किया था सब पार्ट्स में, जो थे टोटल 5। सो फर्स्ट सब पार्ट वाज दिस स्टोन एज, ठीक है। तो स्टोन एज पहला सब पार्ट था। सेकंड वाज इंडस वैली सिविलाइजेशन, थर्ड वैदिक एज, फोर्थ महाजनपदास, एंड फिफ्थ रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज। स्टोन एज में 4 कॉन्सेप्ट्स थे, ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। टाइमलाइन, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। देन इंडस वैली सिविलाइजेशन में टोटल 8 कॉन्सेप्ट्स थे। पहले हमने पढ़ा था चालकोलिथिक कल्चर, देन इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड इंपॉर्टेंट साइट्स, देन एग्रीकल्चर इन इंडस वैली सिविलाइजेशन, देन ट्रेड, देन रिलीजन, टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, एंड सील्स, एंड देन डिक्लाइन, हाउ इट डिक्लाइन। देन हम आए थे वैदिक एज में, हमने पढ़ा इंट्रोडक्शन टू द वैदिक लिटरेचर, देन हमने पढ़ा वैदिक ऋग्वेदा, देन अर्ली वैदिक पीरियड एंड आर्यंस के बारे में, एंड देन लेटर वैदिक पीरियड। देन हम आए महाजनपदास पे और हमने पढ़ा जनपदास के बारे में और कैसे छोटे छोटे विलेजेस जो थे वो जनपदास में कन्वर्ट हुए, एंड देन जनपदास से कैसे हम मूव करते हैं टुवर्ड्स महाजनपदास। तो हमने महाजनपदास पढ़े, टोटल 16 महाजनपदास हमने पढ़े थे। एंड देन इन महाजनपदास में से निकल के आया था द राइज ऑफ मगधा, और मगधा ने स्टार्ट किया था एम्पायर बिल्डिंग को। सो इन सारे कॉन्सेप्ट्स के साथ हमने सब पार्ट नंबर 4 भी खत्म कर लिया था। तब हम पहुंचे थे रिलीजियस मूवमेंट्स ड्यूरिंग लेटर वैदिक एज, और इसमें टोटल हमने 4 कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। फर्स्ट कॉन्सेप्ट था न्यू रिलीजन्स ऑफ लेटर वैदिक पीरियड, कैसे रिलीजन्स इमर्ज हुए थे, क्या कारण था, क्या इकोनॉमिक, सोशल
रीज़न था जिसकी वजह से बहुत सारे उस टाइम पे 6th सेंचुरी BC की हम बात कर रहे हैं, आज से लगभग 2600 साल पहले जब ये न्यू रिलीजन्स इमर्ज हुए थे। तो क्या इकोनॉमिक कारण था, क्या सोशल रीज़न था उस टाइम पे इन रिलीजन्स के इमर्जेंस के लिए। देन हमने इम्पॉर्टेंट जैनिज्म पढ़ा, इसमें फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, इम्पॉर्टेंट तीर्थंकारास के बारे में पढ़ा, कहाँ उनका बर्थ हुआ था, वेयर दे डाइड एंड एवरीथिंग वी हैव स्टडीड इन दिस कॉन्सेप्ट। देन अगला कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था बुद्धिज्म, जो कि काफ़ी बड़ा था, और इसमें हमने बुद्धिज़्म की फ़िलॉसफी, बुद्धिज़्म के बारे में कि गौतम बुद्धा के बारे में पढ़ा। देन इसके सिज़म्स जो भी हुए थे, जितने भी स्कूल्स इसमें से इमर्ज हुए थे, स्थाविरवादा, महासांगिका, देन सार्वस्तिवादा, विभाज्यवादा, पुद्गलवादा, एंड देन theravada एंड all those things, महायाना, हीनयाना, वज्रयाना, एंड इसमें टोटल हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे। देन लास्टली हम आए थे और हमने आजीविकास पढ़ा था। आजीविका स्मॉल टॉपिक है, स्मॉल कॉन्सेप्ट है, उसमें हमने मक्काली गौशाला के बारे में पढ़ा, आजीविकास की फिलॉसफी के बारे में पढ़ा, है ना, कि कैसे वो डिटर्मिनिस्टिक फिलॉसफी को फॉलो करते हैं, फेट पे बिलीव रखते हैं। सो वी complete this part number 1. We have already completed this part number 1 और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे how we make notes और कैसे हमें रिवाइज करना है। So be with me, I will help you that how you can create, how you can make your journey of UPSC simple and smooth. Okay, so let's begin. इस स्लाइड में जो भी है उसमें से आपको कुछ भी याद नहीं रखना है. दिस इंफॉर्मेशन जस्ट टू डिस्कस. ओके, तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं दैट इट वाज 4.6 मिलियन ईयर्स अगो, है ना, 4600 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ हैपन, है ना. तो लगभग 4600 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्मेशन ऑफ अर्थ होता है. देन अर्थ पे लाइफ जो बिगिन होती है, शुरू होती है, वो लगभग 3500 मिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगिन्स ऑन अर्थ. बट अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, नो नीड टू रिमेंबर. इवन ये जियोग्राफी की इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं है. 6 मिलियन ईयर्स अगो इट was the time when first man appeared in Africa but not different from apes. तो पहला मैन अपीयर होता है अफ्रीका में, जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है वीडियोस के थ्रू ही, पीछे जो मैंने वीडियोस बनाई थी. तो पहला मैन अफ्रीका में अपीयर होता है एंड इट वाज लाइक एप लाइक मैन. ओके, एप लाइक ह्यूमन. अब शुरू होता है फेजेस का टाइम. अब 2 मिलियन BC से स्टार्ट होता है क्वाटरनरी फेज, बिकॉज इट वॉज द टाइम 2 मिलियन BC, 2 मिलियन BC जब फर्स्ट मॉडर्न मैन अपीयर होता है अफ्रीका में. तो आपको ये वाली इंफॉर्मेशन याद रखने की, ध्यान रखने की जरूरत है दैट इट वॉज द 2 मिलियन BC व्हेन फर्स्ट मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका, मॉडर्न मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका. ठीक है, एंड फ्रॉम दैट टाइम जब मॉडर्न मैन अपीयर होता है, उस टाइम से लेके आगे तक लगभग 10,000 BC तक इसको कहते हैं क्वाटरनरी फेज. क्वाटरनरी फेज के 2 हमने डिवीजन किए हुए हैं, एक है पेलियोलिथिक एज एंड दूसरा है मीजोलिथिक एज. पेलियोलिथिक एज 2 मिलियन BC से 12,000 BC तक के टाइम को कहते हैं. बट अगेन दिस इंफॉर्मेशन इज नॉट इम्पॉर्टेंट, तो आपको ये याद रखनी नहीं है, एग्जामिनेशन के लिए याद नहीं रखनी है. अगर आपको बहुत ज़्यादा याद करने की आदत है या याद करने का शौक है तो आप याद रख सकते हैं, बट एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है. और थोड़ा बहुत आइडिया तो आपको हो ही गया होगा ना. फ्रॉम 2 मिलियन BC टू 12,000 BC इट इज पेलियोलिथिक एज. पेलियोलिथिक मीन्स स्टोन एज, यहाँ पर पत्थरों के औजार होते हैं. सी, ये जो एजेस के नाम है ना, पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, ये उस टाइम की टेक्नोलॉजी पे रखे हुए हैं, है ना, कि वो लोग कैसी टेक्नोलॉजी को यूज करते थे, उसके बेसिस पे ये नाम रखे हुए हैं. सो पेलियोलिथिक एज का मतलब है पत्थरों के बने हुए औजारों का वो यूज करते थे अपनी डेली लाइफ में, तो दैट इज पेलियोलिथिक एज. बट अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, नो नीड टू रिमेंबर. फ्रॉम 12,000 BC टू 10,000 BC, अगली स्लाइड में आएगा, इट इज मीजोलिथिक एज. ओके,
अब पेलियोलिथिक एज को भी हमने सब कैटेगराइज किया हुआ है, मैं आपको बताता हूँ कैसे। देखो 2 मिलियन बीसी से लेके मैंने कहा जब फर्स्ट मॉडर्न मैन अपीयर्ड इन अफ्रीका, उसको हमने बोला वहां से शुरू हो जाता है क्वाटरनरी फेज। क्वाटरनरी फेज को हमने डिवाइड किया हुआ था, सब कैटेगराइज किया हुआ था, पेलियोलिथिक, मेसोलिथिक, नियोलिथिक, चालकोलिथिक, ये आगे आएगा। अब पेलियोलिथिक एज को हमने डिवाइड किया हुआ है। अगेन दिस इन्फॉर्मेशन इज नॉट इंपॉर्टेंट, हाँ आपको याद नहीं रखनी, जस्ट डिस्कस, ओके। 2 मिलियन बीसी से लेके 50,000 बीसी तक लोअर पेलियोलिथिक एज, देन मिडिल पेलियोलिथिक एज एंड देन अपर पेलियोलिथिक एज, अगेन नॉट इंपॉर्टेंट। एंड देन आता है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक एज मैंने डिस्कस किया 12,000 बीसी से 10,000 बीसी, अगेन नो नीड टू रिमेंबर। फ्रॉम 10,000 बीसी टू 4,000 बीसी इट इज नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज यहाँ से यहाँ तक है। एंड देन फ्रॉम 4,000 बीसी टू 1,500 बीसी इट इज चैल्कोलिथिक फेज, ठीक है, और इसी में हमें IVC भी पढ़ना है, इंडस वैली सिविलाइजेशन। सी पेलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज, इन तीनों एजेस को जोड़ के हम बोलते हैं स्टोन एज। स्टोन एज क्यों? क्योंकि यहाँ पर टूल जो था वो स्टोन यूज होता था, तो इसलिए इसको कहते हैं स्टोन एज, ओके। देन चैल्कोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक फेज फ्रॉम 4,000 BC टू 1,500 BC, यहाँ पर टेक्नोलॉजी में चेंज आ चुका है, तो यहाँ पर जो अब औजार, जो टूल्स यूज हो रहे हैं वो हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज के, इसीलिए इस एज को कहते हैं कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। बट अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, यू जस्ट नीड टू रिमेंबर दैट स्टोन एज कंप्राइजेस पेलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज एंड नियोलिथिक एज। और इसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी हम आगे अभी डिस्कस करने वाले, तो उसमें जो इंपॉर्टेंट होगा कि पेलियोलिथिक एज में आपकी उसमें बहुत सारी साइट्स हमें मिले हैं, तो उन साइट्स के नाम और वहाँ क्या क्या मिला है थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए। यूपीएससी में तो क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, बट स्टेट पीसीएस में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। सी अभी जब हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे ना, तो तब मैं आपको ये भी डिस्कस करूंगा दैट व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन, इसी इंफॉर्मेशन से यूपीएससी किस तरीके के क्वेश्चन बनाती है और स्टेट पीसीएस किस तरीके के क्वेश्चंस बनाती है। स्टेट पीसीएस में डायरेक्ट फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, बट यूपीएससी का स्टैंडर्ड थोड़ा अलग है, उसमें थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम डिस्कस करेंगे जब मैं आपके लिए वो वाली वीडियोस लेके आऊंगा, ठीक है। जब हम PYQs को डिस्कस करेंगे तब हम वहां पर डिस्कस करेंगे दैट व्हाट इज द माइंडसेट ऑफ अ पेपर सेटर व्हेन these UPSC examiner they are setting the paper, तो वो किस तरीके से सोच रहे हैं, what is the mindset of the examiner, और state PCS के examiner का कैसा mindset है। You have to understand the mindset of the examiner, okay। mindset समझ लिया, 50% काम खत्म, आपका तरीका ही चेंज हो जाएगा प्रिपेयर करने का, ठीक है। तो ये था पूरा स्टोन एज। और फिर जो 4,000 BC टू 1,500 BC जिसको हमने कहा चैल्कोलिथिक फेज इज नोन एज कॉपर एंड ब्रॉन्ज एज। अगेन दिस इंफॉर्मेशन नो नीड टू रिमेंबर, अपने दिमाग को प्रेशराइज नहीं करना इतनी सारी इंफॉर्मेशन को मगअप करने के लिए, जस्ट आपको 1-2 बार स्लाइड को देख लिया ना, बस हो गया आपका काम, ओके। नाउ दिस स्लाइड इज इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने आपको सिलेबस डिस्कस करते हुए बताया और इवन पिछली वीडियो में भी बताया दैट हाउ वी डिवाइड द सिलेबस, सब्जेक्ट इनटू पार्ट्स, पार्ट इनटू सब पार्ट एंड सब पार्ट इनटू कॉन्सेप्ट्स। सो दिस इज द स्टोन एज, जो कि अगर आपको याद होगा तो ये पार्ट नंबर 1 का सब पार्ट नंबर 1 है। सो दिस इज द सब पार्ट नंबर 1 विच इज स्टोन एज। स्टोन एज में हमने कॉन्सेप्ट्स देखे थे, तो 4 कॉन्सेप्ट्स आए थे। कॉन्सेप्ट नंबर 1 this is timeline, concept number 2 Paleolithic age, concept number 3 Mesolithic age and concept number 4 Neolithic age। अब आप पूछते हैं ना कि नोट्स कैसे बनाएं, कैसे याद रखें, कैसे रिवाइज करें। दिस इज द वे हाउ यू कैन मेक नोट्स, हाउ यू सी आई एम डेमोन्स्ट्रेटिंग हियर इन दिस वीडियो। आपको ऐसे ही नोट्स बनाने हैं, यहाँ से पढ़ लिया ना, तो अभी आपको एक बुक कॉपी खोलनी है अपनी, ठीक है, एक नोट बुक खोलनी है अपनी, वहाँ पर आपको पहले आपको स्टोन एज लिख देना बीच में, देन मेक दीज डायग्राम्स लाइक वन साइड टाइम लाइन, ऐसे आपको लाइक यहाँ पे आपने स्टोन एज लिख दिया, फिर यहाँ पर टाइम लाइन, देन नियोलिथिक एज, देन पेलियोलिथिक एज, देन मेसोलिथिक एज, ठीक है, ऐसे आपने लिख दिया, ठीक है। ऐसे अगर डब्बे ना भी बनाने हो तो ऐसे लिख देना। देन आपको जो भी याद है
उसके सामने लिख दो, ऐसे ऐसे करके लिख दो, ऐसे ऐसे करके लिख दो, ऐसे ऐसे, बस। दिस इज व्हाट वी कॉल, ये कई लोग इसको एक्टिव रिकॉलिंग भी कहते हैं। सो इसको कहते हैं एक्टिव रिकॉल। आपने ऑर्गेनाइज कर दिया सिलेबस को और फिर सिलेबस को ऑर्गेनाइज करके आप ऐसे करके इंफॉर्मेशन को याद रख रहे हैं, ठीक है। ऐसे 4-5 बार पढ़ने से नहीं होगा, ऐसे करना आपको, ऐसे जैसे मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ है। तो डिस्कस करते हैं, हम रिवाइज ही कर रहे हैं इसको और डिस्कस करते हैं इसको, ठीक है। तो टाइमलाइन में हमने पढ़ा था 4.6 बिलियन ईयर्स अगो इट वाज द अर्थ वाज फॉर्म्ड, इट वाज 3.6 बिलियन ईयर्स अगो लाइफ बिगन ऑन अर्थ। अगेन नॉट इंपॉर्टेंट, नो नीड टू रिमेंबर। 6 million years ago first man appeared in Africa, but वो कैसा था? Ape like man. Then 2 million years ago modern man appeared in Africa, और जब modern man appear हो जाता है अफ्रीका में, उस टाइम को कहते हैं quaternary phase. Remember this information. Quaternary phase started when first modern man appeared in Africa, और वो टाइम था 2 million years ago. Okay? Then from 2 million BC to 12,000 BC, इसको कहते हैं आइस एज, प्लिस्टोसीन, है ना। इसको कहते हैं प्लिस्टोसीन, आइस एज, क्योंकि इस टाइम पे एनवायरनमेंट बिल्कुल ठंडा था, पूरी अर्थ लगभग, है ना, जो हैबिटेबल एरिया था वो आइस से ढका हुआ था। इट इज द 2 million BC टू 12,000 BC। तो हमारा जो आज का खान पान है ना, जो हम खाते हैं, है ना, बहुत वेजिटेरियन करते हैं ना, ठीक है, वेजिटेरियन इज अ वैल्यू, है ना, अच्छी बात है। बट हमें यह भी याद रखना है कि जब फ्रॉम दिस एज, आइस एज में हम बहुत वेजिटेरियन नहीं थे, मतलब ह्यूमन भी नेचुरली मांस खाता था, ह्यूमन भी नेचुरली मीट खाता था, ठीक है। हाँ ठीक है, वो फ्रूट्स भी खाते थे और चीजें भी खाते थे, बट अगर ऐसा कहें कि नेचुरली ह्यूमन केवल शाकाहारी है, तो ऐसा गलत है, क्योंकि जब इस टाइम पे इतना शाकाहारी भोजन, इतना वेजिटेरियन फूड अवेलेबल नहीं था, तो हमें उस टाइम पे दिस मीट भी खाना पड़ता था। सो फ्रॉम 2 million BC to 12,000 BC ice age, which is Pleistocene, then 12,000 BC onward, which is Holocene. Again, no need to remember, just to have the idea, ठीक है, एक आइडिया लेना है कि आइस एज कब से कब था, 2 million BC से 12,000 BC। प्लिस्टोसिन भी ज्यादा, थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ओके, प्लिस्टोसिन किसे कहते हैं, एंड फ्रॉम 12,000 BC ऑनवर्ड उसको होलोसिन कहते हैं। सी, मुझे ये इतना टाइम लग रहा है समझाने के लिए, क्योंकि मैं दोबारा समझा रहा हूं इसको, बट अब जब आप पढ़ेंगे ना, आपको ये स्लाइड पढ़ने में मैक्सिमम 5 मिनट लगने वाले, वो भी मैंने ज्यादा बोल दिया, ठीक है। तो आपको रिवाइज करना बहुत आसान हो गया। जो क्लास आपने 1 घंटे में खत्म करी थी, वो पूरा सिलेबस आपने 5 मिनट में पूरा खत्म कर दिया। ऐसी आप पूरे एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री को 2 से 3 घंटे में खत्म कर सकते हैं, और वो हम करके दिखाएंगे, ठीक है। यहाँ पर क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, तो इसलिए थोड़ा बहुत टाइम लग रहा है, अदरवाइज टाइम नहीं लगता है। देन कॉन्सेप्ट नंबर 2 पे आते हैं, विच इज पेलियोलिथिक एज, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 2 इज पेलियोलिथिक एज। पेलियोलिथिक एज शुरू होता है फ्रॉम 2 million BC टू 12,000 BC, ये डिस्कस किया हुआ है। इस टाइम पे पीपल क्या थे, हंटर्स, ठीक है, एंड हंटिंग एंड गैदरिंग करते थे। ओके, एक टर्म आता है मेगालिथ्स, जो कि हमने जब पढ़ा था कॉन्सेप्ट तब पढ़ा भी था। मेगालिथ मींस क्या? मेगालिथ मतलब होता है लार्ज स्टोन, एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, बड़े बड़े पत्थरों से ऐसे एक केव लाइक स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है, ऐसे बड़े बड़े पत्थरों से, और उसको कहते हैं मेगालिथ। तो अगर ये टर्म कभी आ जाता है तो आपको बस एक आइडिया रखना है कि मेगालिथ मींस एक केव लाइक स्ट्रक्चर जो कि बड़े बड़े स्टोन से बना हुआ है, इतना आपको आइडिया होना चाहिए, याद रखने की जरूरत नहीं है। इंपॉर्टेंट साइट्स देख लेते हैं। भीमबेटका, जो कि हमने एमपी में नर्मदा रिवर के पास, याद रखना है, भीमबेटका एमपी में, आपको याद ही हो गया होगा। हंसगी कर्नाटका, ठीक है, तुंगभद्रा रिवर के पास, एंड कर्नूल इन आंध्र प्रदेश, विच इज अगेन इन बैंक ऑफ तुंगभद्रा रिवर, ठीक है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट साइट्स थोड़ा थोड़ा आइडिया होना चाहिए, और 1-2 बार देखोगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। ऐसे रट्टा नहीं लगाना है, ठीक है, रट्टा नहीं लगाना, इंपॉर्टेंट साइट्स आपको याद हो जाएंगी। देन अगला है मीजोलिथिक एज। मीजोलिथिक में 12,000 BC टू 10,000 BC। अब यहाँ पर क्योंकि क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो गया है ना, पहले क्या थी, बहुत ही ठंड थी, बहुत ही आइस एज कहते हैं, आइस एज, क्योंकि बर्फ थी पूरे लगभग हैबिटेबल एरिया में,
अब यहाँ से एनवायरमेंट चेंज हो रहा है, धीरे धीरे गर्मी एनवायरमेंट गर्म हो रहा है, तो पीपल विल स्टार्ट रेयरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है, लाइक शीप, गोट, कैटल एंड ऑल्सो पिग लिव्ड इन हर्ड्स, ठीक है। तो अब जो है इन्होंने क्या करना शुरू कर दिया है, रेयरिंग एंड हर्डिंग शुरू कर दी है। और यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन याद रखने वाली है दैट फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड इट वाज शीप। तो पहला जो डोमेस्टिकेट किया था एनिमल वो था शीप, और इस पे स्टेट पीसीएस में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डॉग माइट बी द फर्स्ट एनिमल टेम्ड। तो पहला टेम जिसे हमने किया था वो डॉग था, और जिसको डोमेस्टिकेट किया था वो शीप था। याद रखनी है इंफॉर्मेशन। अच्छा, मीजोलिथिक टाइम तक आते आते फिशिंग शुरू हो गई है एंड फूड गैदरिंग भी शुरू हो गई, क्योंकि क्लाइमेट चेंज हो गया है, अब क्लाइमेट गर्म होना शुरू हो गया है। अच्छा, इसमें एक टर्म आता है माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ मींस दिस इज अ टर्म, एंड माइक्रोलिथ मतलब स्मॉल एंड शार्प स्टोन टूल्स, ठीक है, ये टूल्स है। अभी हमने ऊपर पढ़ा था मेगालिथ, मेगालिथ मतलब केव लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, एक आर्किटेक्चर का पार्ट है विच इज मेगालिथ, जो कि बड़े बड़े पत्थरों से बना हुआ है। माइक्रोलिथ का मतलब है टूल्स, स्मॉल एंड शार्प टूल्स, दैट्स इट। इतना इंफॉर्मेशन आपको दिमाग में रखना है। देखो यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन ये वाली याद थी कि फर्स्ट डोमेस्टिकेट किया था शीप को, एंड डॉग माइट बी द फर्स्ट एनिमल टू बी टेम्ड, एंड माइक्रोलिथ आपको थोड़ा बहुत ध्यान होना चाहिए बस, ठीक है। और मीजोलिथिक टाइम तक चेंज हो गए हैं क्लाइमेट में, तो अब फिशिंग एंड फूड गैदरिंग भी शुरू हो गई है। ये इन्फॉर्मेशन याद नहीं रखनी, वैसे भी आपको याद हो जाएगी। इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इसमें, जैसे भीमबेटका है। देखो भीमबेटका जो है वो उसमें भी आती है, पेलियोलिथिक में आती है, मीजोलिथिक में आती है, इवन नियोलिथिक साइट के भी एविडेंसेस यहाँ पर मिलते हैं। तो भीमबेटका, बगौर, बगौर इज इन राजस्थान। बगौर एक साइट है जो कि राजस्थान में है, ठीक है। और बगौर में हमें इंपॉर्टेंट चीज मिली है क्या, इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड, ठीक है, इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड। लार्जेस्ट साइट इज आजमगढ़, ठीक है, याद रखनी है, आजमगढ़ इज इन एमपी, ठीक है। पेंटिंग मिली है आजमगढ़ में, और अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल। सो दिस इंफॉर्मेशन इज इंपॉर्टेंट दैट द इंटेंशनल डिस्पोजल ऑफ डेड इज फाउंड इन राजस्थान, और वो साइट का नाम है बगौर। लार्जेस्ट साइट हमें आजमगढ़ मिली है जो कि एमपी में है, और वहां पर पेंटिंग मिली है। इवन दिस इंफॉर्मेशन दैट अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल हमें कहां से मिलते हैं, आजमगढ़ से मिलते हैं। तो ये आपको याद रखना है। अब कॉन्सेप्ट नंबर 4 पे चलते हैं, जो कि है नियोलिथिक एज। नियोलिथिक एज 10,000 बीसी से 12,000 बीसी अप्रोक्सीमेटली। अब यहाँ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है और आपको ये याद रखनी है, विच इज फर्स्ट यूज ऑफ पॉटरी। पॉटरी का यूज शुरू होना, यूज शुरू हो गया यहाँ पे, ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर देते हैं। तो फर्स्ट टाइम पॉटरी यूज होनी शुरू हो गई है, ठीक है। इट वॉज द फेज टूवर्ड्स सेटल्ड लाइफ, क्योंकि एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया है। देखो हमने पेलियोलिथिक एज पढ़ा, वहां पर बहुत सारी बर्फ थी, आइस थी, तो एग्रीकल्चर नहीं हो सकता था। मीजोलिथिक एंड द नियोलिथिक आते आते क्लाइमेट चेंज होना शुरू हो चुका है, बर्फ पिघलनी शुरू हो चुकी है, तो अब जो है सेटल्ड लाइफ शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से ह्यूमंस ने स्टार्ट कर दिया था एग्रीकल्चर। सो रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन दैट इट वाज द नियोलिथिक टाइम, जब एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया था, है ना। ऐसे स्टेटमेंट दे देंगे आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इट वाज द मीजोलिथिक टाइम व्हेन एग्रीकल्चर स्टार्टेड। नहीं, मीजोलिथिक नहीं था, इट वाज द नियोलिथिक टाइम। रिमेंबर दिस इंफॉर्मेशन, ठीक है। इंपॉर्टेंट साइट्स, बुर्जहोम जम्मू एंड कश्मीर में इंपॉर्टेंट है। बुर्जहोम याद रखेगा, यहाँ पर एक फाइंडिंग मिली है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको याद भी रखनी है। क्या है? पिट हाउसेस मिले हैं, पॉट्स मिले हैं, पिट हाउसेस इंपॉर्टेंट, पिट हाउसेस मिले हैं। पिट हाउसेस मतलब वो अंडरग्राउंड हाउसेस हैं, ठीक है। वहां पर वो मौसम के हिसाब से रह सकते थे। अगर बहुत बारिश हो रही है, ठंडी लग रही है, तो अंडरग्राउंड जो उन्होंने केव लाइक स्ट्रक्चर बना रखे थे वहां रह सकते थे, ठीक है। पॉट्स भी मिले हैं, बट पॉट्स तो बहुत जगह मिले, बट पिट हाउसेस हमें जम्मू कश्मीर बुर्जहोम में मिले हैं। मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है, अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी, यस दिस इज इंपॉर्टेंट। अर्लीस्ट एग्रीकल्चरल कम्युनिटी हमें कहाँ मिली है? मेहरगढ़ जो कि पाकिस्तान में है। डिस्पोजल ऑफ डेड विद गोट्स, ठीक है, यहाँ पर मेहरगढ़ में। तो ये गोट्स के साथ जो बॉडी है उसको डिस्पोज किया था। रेक्टेंगुलर स्क्वायर हाउसेस मिले हैं, नॉट इंपॉर्टेंट। डियोजली हेडिंग इज इन आसाम, ठीक है। यहाँ पे मोटार्स, पेजल्स, जेडाइट स्टोन एंड पॉट्स।
अगेन आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, दैट इज वन साइड इज इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया विच इज दियोजली हेडिंग एंड विच इज इन आसाम। ठीक है, वहां पर क्या क्या मिले, ये मोटाज, पेजल्स, ये सब, ये बहुत सारी जगह मिली हैं। ये इन्फॉर्मेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट टू रिमेंबर दैट दियोजली हेडिंग इज फाउंड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, जो कि आसाम में पाई गई है। तो इसी के साथ स्टोन एज खत्म। और ये अगेन मैं वही बात कर रहा हूँ, ये इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मैंने इसको अगेन आपको समझाया है। ठीक है, अगर ये आप खुद से पढ़ने जाएंगे तो 5 मिनट भी ज़्यादा बोल दिया मैंने, 2-3 मिनट में आप इसको खत्म कर देंगे। सो इन दिस वे यू विल मेक नोट्स। सो इसके बाद और सारे कॉन्सेप्ट जो कि हमें डिस्कस करने, बट एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं बहुत लंबी वीडियोस नहीं बनाऊंगा, क्योंकि वैसे लोग देख नहीं पाते हैं, जो थोड़े बहुत लोग देखते भी हैं तो वो बोर हो जाएंगे लंबी वीडियोस में। तो मैं इसको छोटा ही रखूंगा और आगे जो कॉन्सेप्ट्स होंगे उनको हम जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। रीज़न, क्योंकि हमने ऑलरेडी ये चीज़ें डिस्कस कर ली हैं। तो क्योंकि हम ऑलरेडी उन चीज़ों को डिस्कस कर चुके हैं तो उनको दोबारा से डिस्कस करने का कोई मतलब नहीं बनता है। यहाँ पर मैं आपको नोट्स देने हैं, आई मीन विद दीज वीडियोस आई एम गिविंग यू नोट्स। तो नोट्स का मतलब है जल्दी जल्दी उनको पढ़ें और आगे बढ़ें, है ना। और विद दीज वीडियोस आई एम हेल्पिंग यू कि आप कैसे और सब्जेक्ट्स में भी ऐसे नोट्स बनाएं। ठीक है, ऐसे कैटेगराइज करें इन्फॉर्मेशन को, सो दैट जो आपका हेडेक रहता है ना कि याद नहीं होती चीज़ें, आसानी से याद होंगी चीज़ें। ट्रस्ट मी, आसानी से याद हो जाएंगी चीज़ें, और एग्जाम में जो कॉन्फिडेंस आपका रहेगा वो और किसी का नहीं रहेगा। सो इन दिस वे यू कैन बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जाम। ठीक है, सो डू दिस, एंड ये आपको हर सब्जेक्ट में करना है। कैटेगराइज द इंफॉर्मेशन, ऑर्गेनाइज द इंफॉर्मेशन, एंड then see how your preparation, the approach of your preparation will change. So this is it for this video. Thank you for watching. और मैं आपको अगली वीडियोस में भी मिलूंगा, आई मीन विद दीज टॉपिक्स ओनली, जो कि हमने समराइज करनी है, जो जिनके लिए हमने नोट्स बनाने, तो आगे भी वो वीडियोस अभी मैं बनाने वाला हूँ।